नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस शो में हम सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की चर्चा करते हैं। किसी कानून को बदलने की बात हो या कोई नया रूल एंड रेगुलेशन ना लाओ, उसका असर आप पर, आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल फाइनेंस की बात हो या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड की, बैंकों की बात हो या देश विदेश की इकोनॉमीज की, सभी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल की शुरुआत जियो ब्लैक रॉक वाली कहानी से करते हैं। सेबी ने जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग को स्टॉक ब्रोकर और शेयर बाजार के सदस्य यानी क्लियरिंग मेंबर के तौर पर काम करने की मंजूरी दे दी। यह कंपनी जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की पूरी तरीके से स्वामित्व वाली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है। सेबी से मंजूरी मिलने के बाद क्या इन्वेस्टर्स के लिए एक और ऑप्शन खुला? जीरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसों के लिए खतरे की घंटी है? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में कही। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया है और अब भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रेड डील दोनों इकोनॉमीज के लिए कैसे फायदेमंद है? इससे पहले भी भारत के साथ ट्रेड डील पर 4 बार बयान दे चुके हैं ट्रंप। इस बार क्या फाइनल हो जाएगी डील? आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अंतिम में चर्चा करेंगे बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले इंश्योरेंस कवर की। केंद्र सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट यानी DICGC के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकती है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार इसे 5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। इंश्योरेंस को बढ़ाने पर सरकार क्यों विचार कर रही है? अगर आपका बैंक किसी वजह से दिवालिया होता है तो कितने दिन में मिलेगा पैसा? जानने और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मुकेश अंबानी के जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड को ब्रोकरेज के बिजनेस के लिए मंजूरी दे दी। अब यह कंपनी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर उतरने जा रही है। कंपनी जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जैसे ही यह खबर आई, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 4% चढ़कर कारोबार करने लगे। यही नहीं, इस शेयर में आज लगातार चौथा दिन है जब इसमें तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस की बात की जाए तो ये शेयर 10% से अधिक चढ़ चुका है। प्रवीण सर, 11 जून को ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक्सचेंज को बताया था कि जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को सेबी से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में काम करने की मंजूरी मिल गई। अब आगे क्या होने वाला है? क्या इन्वेस्टर्स के लिए एक और ऑप्शन खुल गया है क्या? नहीं, बिल्कुल। शेयर मार्केट में आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए अब एक बड़ा मौका जियो ब्लैक रॉक के जो म्यूचुअल फंड है उसके बाद अब ब्रोकिंग के बिजनेस में जो आ रही है कंपनी, तो उसके ज़रिए देश के जो करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं उनको एक मौका मिलेगा। और इस तरह से जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसके शेयर की आपने बात की कि शेयर में लगातार तेज़ी आ रही है कई दिन से, उसका एक बकेट ऑफ जो आपका कहें कि ऑफरिंग्स हैं, उसकी हम शुरुआत होते हुए अब जल्द देख सकते हैं। पहले म्यूचुअल फंड का आया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज देने की बात आई, और अब ब्रोकिंग के बिजनेस जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वहाँ पे जियो की एंट्री होने वाली है। और ये वाकई में आप समझिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। साथ ही जिस तरह का रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म के ज़रिए या जियो टेलीकॉम के ज़रिए मोबाइल सर्विसेज के साथ किया, वैसा ही क्या एक मामला फिर से हम दोहराते हुए देखेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ब्रोकिंग के धंधे में आने के बाद? क्या गांव देहात तक अब लोगों को एक रीच उपलब्ध होगी, मुहैया होगी आपको ट्रेडिंग करने के लिए? ये सब चीज़ें बहुत देखने वाली होंगी विशाल जी। सर, कहा जाता है कि इससे पूरा रिवॉल्यूशन आ जाएगा एसआईपी के मार्केट में। कहा जा रहा है कि एसआईपी का जो म्यूचुअल फंड वाला जो बाजार है वो 72 लाख करोड़ के आसपास का जो AUM की मैं बात कर रहा हूँ वो है सर, वहाँ डिसरप्शन आ सकती है। फिर उसके बाद आपसे भी आज न्यूज़ रूम में चर्चा कर रहे थे सर, माफ़ कीजिएगा, ग्रो जीरोधा वाली भी बात एंगल आ रही थी सामने। ये वाला मामला क्या है सर? क्योंकि ये एकदम नया रिसर्च है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे, इसको तो हम आसान भाषा में डिकोड कीजिए। नहीं, देखिए, जीरोधा हो,
ग्रो हो या एंजल वन हो, इस तरह के जो ब्रोकिंग हाउस हैं, इनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जीरो ब्रोकिंग या डिस्काउंट ब्रोकिंग के बिजनेस पे रहा है जी। साथ ही मोबाइल ऐप के जरिए ट्रेडिंग को पिछले कुछ सालों में, और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो कोविड के पीरियड से लेके अब तक इतना आसान बना दिया गया है शेयरों में इन्वेस्टमेंट को कि अब हर कोई कभी भी चुटकियों में मार्केट में पैसा लगा सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको निकाल सकता है। कोई न्यूज़ आई, आपको लगा, आपने फटाक से अपना शेयर खरीद लिए या निकाल दिए, तो बहुत आसान हो गया है जी। और पूरा का पूरा जो डिस्काउंट ब्रोकिंग का बिजनेस है वो इसी चीज़ पे टिका हुआ था आपका, चाहे जीरोधा हो और ग्रो हो या एंजल वन हो, इस तरह की जो कंपनियां हैं। लेकिन जियो और रिलायंस खुद भी बेहद कम कॉस्ट पे काम करने के लिए जाने जाती हैं, जैसा हमने जियो के साथ टेलीकॉम देखा। के बिजनेस में देखा था। जब एक डिसरप्शन लेके आए मुकेश अंबानी, और पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर हमने बदलते हुए देखी। और हाल के एक एजीएम में उन्होंने इस बात का, एजीएम कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। अब क्या वैसी ही कहानी ब्रोकिंग के बिजनेस में होने वाली है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है और अभी भी बहुत छोटा तबका 18-20 करोड़ के आसपास डीमैट खाते हैं अभी भी देश में। यानी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं देश में ब्रोकिंग के बिजनेस में, शेयरों में लेन देन में जनता के शामिल होने के लिहाज से अगर हम देखें। अब क्या वही डिसरप्शन जो टेलीकॉम में लेके आए थे वो ब्रोकिंग के बिजनेस में लेके आएंगे मुकेश अंबानी? क्या बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे, जीरो ब्रोकरेज के उस चार्ज के साथ क्या ये सेवाएं देंगे? और अगर ऐसा करते हैं तो, अगर जैसे जीरोधा की बात मैं करूं, ग्रो से पहले से ही टक्कर थे, ग्रो ऊपर है, जीरोधा उसके बाद आती है नंबर ऑफ एक्टिव, अगर हम यूजर्स की बात करें उस हिसाब से, तो क्या वहाँ पे ग्रो, जीरोधा, इनके लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है? क्या ग्राहक माइग्रेट हो सकती है, या जो नए ग्राहक आएंगे? क्योंकि आप जो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं जियो ब्लैक रॉक के साथ, रिलायंस के पास जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मौजूद है, गांव देहात तक मौजूद है रिलायंस की पहुंच, उसका फ़ायदा रिलायंस ब्रोकिंग के खाते खुलवाने में भी कर सकती है, डीमैट अकाउंट खुलवाने में भी कर सकती है जी। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोल के जी, फिर आपको ट्रेडिंग की सहूलियत गांव देहात तक अगर मुहैया होगी तो वो बड़ा एक चैलेंज साबित हो सकता है जीरोधा, ग्रो जैसों के लिए। सर एक नेक्स्ट सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि बाजार में विशाल आम लोगों को भी अगर पैसा लगाना हो तो उनके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, सहूलियत मिल जाएगी। तो क्या सर इससे, इसका ये मतलब है कि ज़्यादा लोग जो है एसआईपी करेंगे, या आप रीच की बात कर रहे थे? नहीं, एसआईपी वाला मामला अलग है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को का पूरा मामला है। तमाम तरह के जो ग्रुप हैं वो ब्रोकिंग हाउसेस हैं, उन सबके म्यूचुअल फंड के अपने म्यूचुअल फंड्स भी हैं और इन्वेस्टमेंट के उनके प्लेटफॉर्म भी हैं। ये जो ब्रोकिंग का है, या ये पूरा का पूरा आपका शेयर मार्केट और इसके साथ होगा, तो वहाँ पे भी देश भर में गांव देहात तक पहुँच बनेगी। और जो म्यूचुअल फंड का है, वहाँ पे ब्लैक रॉक के साथ जो साझेदारी है, ब्लैक रॉक के पास एक महारत हासिल है म्यूचुअल फंड्स में के जो उनके प्रोडक्ट्स लाने में, खासतौर पर डेट प्रोडक्ट्स के को लेके, वो पूरा का पूरा अब रिलायंस जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स का एक आपको पैकेज देने की हैसियत में है जी। और इसके जरिए जो पूरी इन्वेस्टमेंट का जो पूरा सिनेरियो है या लैंडस्केप है, उसमें हम बदलाव होता हुआ देख सकते हैं। प्रवीण सर, अगला सवाल ये है कि जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के सीईओ साहब ने कहा है, बड़े अच्छी बयान है, कि हम भारत को बचत करने वाले देश से निवेश करने वाला देश बनाने में मदद करेंगे। हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज जो है इन्वेस्टर्स को व्यक्तिगत सुझाव देगी। इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए सर? ये तो बात चल ही रही है पहले से ही, और लगातार भारत इस चीज़ का गवाह भी बन रहा है कि किस तरह से सेविंग्स के मुकाबले, और अभी हाल में आपको याद होगा उदय कोटक ने भी इसी बात का जिक्र किया था कि किस तरह से जो है महिलाओं का भी जिक्र किया था वो गोल्ड के मामले में, कि सारे जितने फंड मैनेजर्स वो सब फेल हो जाएंगे अगर इंडियन वुमेन्स की आप अगर तुलना करेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए उनके पास कितना गोल्ड है, रिजर्व है उनके पास, उसकी तादाद देख लीजिए, कितने टन की बात की थी, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति तो हमारे देश की महिलाओं के पास है, उसका उदाहरण दिया था। बिल्कुल नहीं, और उसके साथ उन्होंने अभी ये डिपॉजिट के रेशियो के तौर पे उन्होंने म्यूचुअल फंड के AUM की बात की थी कि 30% के अराउंड पे डिपॉजिट के रेशियो में था सर, साल दर साल जो 13% से बढ़कर 31% के आसपास आ गया था, 31% के करीब पहुंच गया। तो वो बात
भी इसी बात से आप लिंक कीजिए कि लोग डिपॉजिट बैंक में करने की बजाय अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और अगर जियो जैसा, जिसका कि नेटवर्क इतना लंबा चौड़ा है, अगर वो गांव देहात तक जाती तो न सिर्फ म्यूचुअल फंड बल्कि शेयर मार्केट में भी पैसा लगाने वालों की तादाद में तेज इजाफा हम देख सकते हैं जियो के प्लेटफॉर्म के जरिए। जी सर, लेटेस्ट जानकारी एक और भी है कि अलादीन वाला भी मामला है सर। अलादीन का जो फुल फॉर्म है एसेट लायबिलिटी एंड डेब्ट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क कहा जा रहा है कि दुनिया भर में इसको 200 से ज़्यादा संस्थाओं को जो है इस विश्वसनीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। ग्लोबल लेवल पर बात किया जाए तो 21 ट्रिलियन डॉलर की जो एसेट है उसको मैनेज करती है और कहा जा रहा है कि इससे निवेशकों को बड़ा फायदा होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अब आगे की गाड़ी सर क्या होगी, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। अब इस कहानी में जियो ब्लैक रॉक पर बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, आगे अब क्या हो सकता है सर? सेबी की मंजूरी मिल गई तो सेबी की मंजूरी के बाद अब आपके जो प्लेटफॉर्म है, ऐप लाने की बात है, ये सारी चीज़ें शुरू होंगी। जिस तरह अलादीन का फ़ायदा रिलायंस को मिलेगा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में, तो वो चीज़ भी है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगले 5-6 साल भारत में अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जब सर्विसेज आएंगी तो उसके हिसाब से भारत में अगले 5-6 साल में शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करने का तौर तरीका या म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग करने का तौर तरीका, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बदलेगा। और जो बयान ब्लैक रॉक के सीईओ दे रहे हैं कि आपका फाइनेंशियलाइजेशन में तेज इजाफा होगा, मदद होगी, वो बात वाकई सही है। डिपॉजिट्स की बजाय लोग धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सहूलियत आपको इस तरह की है कि आप एक बैंक खाते की तरह आज ऑपरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, आराम से लिक्विडेट भी कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपका परफॉर्मेंस अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है एसआईपी का, तो आप उसको तुरंत से लिक्विडेट करते हैं, 2 से 3 दिन में अकाउंट में पैसा आ जाता है सर। और फिर अगर आपको नया अगर कोई एसआईपी लेना है तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं 500 से लेकर अब तो 250 रुपये की भी एसआईपी आ गई सर। बिल्कुल, तो ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे आप उसको लिक्विडेट भी कर सकते हैं, जहाँ आप पैसा हासिल कर सकते हैं अपना, और साथ के साथ आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने की एक चांस रहते हैं, तो लोग फिर एफडी में पैसा क्यों लगाएं जी? बैंक की ब्रांच में चक्कर काटने का झंझट क्यों करना जी? तो जी। ये एक चीज़ ऐसी है जिसके जरिए हम जियो के जरिए पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट का पूरा लैंडस्केप है उसमें हम बड़ा बदलाव देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। भारत के साथ ट्रेड डील पर 4 बार बयान देने वाले ट्रंप ने नया बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया है और अब भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ बड़ा होने वाला है। प्रवीण सर, चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड फ्रेमवर्क को लेकर भी अहम सहमति बन गई। दोनों देशों ने हाल ही में जिनेवा में हुए समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दिया है। सर, अमेरिका के साथ व्यापार भारत के लिए फायदे का सौदा है या ट्रेड डील जो है दोनों इकोनॉमीज के लिए फायदेमंद होगी? नहीं, देखिए, अमेरिका और भारत के साथ की जो डील है किस स्तर पे है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो बड़ा मसला है वो इस बात का है कि अमेरिका और चीन के बीच में एक ट्रेड डील होती हुई नज़र आ रही है और ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह से अगर हम कहें तो राहत की बड़ी बात है। ग्लोबल शेयर बाजार में आज सर सभी लोग झूम गए, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया को एक मच अवेटेड जिसको बोलते हैं वो एक रिलीफ मिला है। आज जो जनवरी फरवरी से जो एक तकरार चल रही थी दो देशों के बीच, खास तौर पे बाकी पूरी दुनिया के साथ अमेरिका की, एक तरफ अमेरिका खड़ा था, बाकी तरफ पूरी दुनिया खड़ी थी। और 2 अप्रैल को जिसको लेके अमेरिका ने कई तरह के जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, उसके बाद ये तय हुआ कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, दुनिया भर में अनिश्चितता दिखाई दी। अब आके उसका पटाक्षेप होता हुआ हम देख रहे हैं। यानी सर चीन अब अमेरिका को रेयर अर्थ मैग्नेट ये सब दे देगा, टैरिफ कम हो जाएगा? बिल्कुल, जो अब फ्रेमवर्क की बात है जिसका डिटेल जो है वो चीन ने शेयर की हैं, कहा है, उसको एक तरह से कंफर्म किया है, जिसको कॉमर्स मिनिस्टर जो हावर्ड लिटनिक हैं उन्होंने जिसका पहले जिक्र किया, उसके बाद चीन ने उसको कंफर्म किया। अब वो लग ये रहा है कि दोनों देश इस बात को लेकर सहमत हो गए कि एक तो जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको अमेरिका कम करेगा। चीन के साथ जो ट्रेड बैरियर्स अमेरिका लगा रहा है, ट्रेड बैरियर्स का मतलब हो गया आपका इस तरह के सारे टैरिफ जो हैं, और दूसरी तरफ चीन जो है वो जो जिन चीज़ों को रेस्ट्रिक्शन दे रहा था, जिन चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स हों या बाकी प्रोडक्ट्स हों, उनको अब आसानी से परमिट देगा।
तो जी। चीन की जो रेयर अर्थ मैग्नेट पर जो या रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो एक चार्ज नेगोशिएटिंग टूल के रूप में इसने इस्तेमाल किया था सर। बिल्कुल वो कारगर होती हुई दिखाई दे रही है। अंत में अमेरिका को उसके आगे झुकना पड़ा और जो जिनेवा में एक डील हुई दोनों देशों के बीच में, उस पे अब एक मोटे तौर पर एक फ्रेमवर्क या एक पॉलिसी दोनों देश तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, अभी सर चंद मिनट पहले जब हम लोग मनी सेंट्रल करने आ रहे थे, उसके पहले भी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि देखिए सर, चाइना में जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। वहाँ की इकॉनमी में देखिए बहुत ही दिक्कतें हैं, डिफ्लेशन का शिकार है। तो क्या सर इस खबर के आने के बाद वहाँ जो चीन की इकॉनमी है उसमें कुछ रिवाइवल देखने को मिलेगा? इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द चाइना और नॉट? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जो 115% का जो टैरिफ को कॉल बैक किया था दोनों, रिकॉल किया था दोनों देशों ने, 30% इधर लगेगा, 10% उधर। उसके बावजूद ये था कि चीन का सामान अमेरिका तब भी जाने की हैसियत में नहीं था। 70% वो रिपोर्ट की आप बात करते थे। बिल्कुल 70% तक चाइनीज़ गुड्स जो हैं वो अमेरिकी मार्केट्स में एंट्री नहीं कर पाते। जी। अब चीन में हो ये रहा है कि प्रोडक्शन है लेकिन उसका कंजम्पशन कहाँ हो, इसकी संकट है। चीन की आबादी जो कंज्यूम कर रही है वो उतना कंज्यूम नहीं कर पा रही। चीन में कंज्यूमर डिमांड बुरी तरह से पिटी हुई है। नहीं, कहा जाता है सर कि चाइना की जो इकॉनमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है और जितने भी स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं वो घरेलू स्तर पर दिए जा रहे हैं, तो अपने ही लोग कितना ही कंजम्पशन उठा पाएंगे? जो घरेलू डिमांड होनी चाहिए वो भी वैसी डिमांड नहीं है जो रहना जो अमूमन आमतौर पर रहती है। इसी वजह से चीन को डोमेस्टिक डिमांड को रिवाइव करने के लिए $400 बिलियन का एक लंबा चौड़ा स्टिमुलस पैकेज जारी करना पड़ा। सामान, हर तरीके का सामान खरीदने के लिए चाइना की सरकार सस्ते ब्याज पे लोगों को पैसा दे रही है कि आप सामान खरीदिए, आप प्रॉपर्टी खरीदिए, और घोस्ट सिटीज़, घोस्ट अपार्टमेंट जैसी चीज़ें हम तमाम देख रहे हैं। बड़े पैमाने पे लोगों के पास नौकरियां नहीं है। फैक्ट्री, जब आपका सामान बन रहा है और बाहर नहीं जा रहा तो आपके जो प्रोडक्शन रोकना पड़ रहा है और लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो चीन इस तरह की एक बड़ी मुसीबत से जूझ रहा था। इन्फ्लेशन बुरी तरह नीचे आई हुई है। अमेरिका इसके उलट समस्या से गुजर रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन है, ग्रोथ रेट दोनों देशों की डाउन है। और ऐसे में अमेरिका को भी लग रहा था कि अगर इस मुसीबत से निकलना, जिसको बार बार, चाहे आप फेड रिजर्व को देख लीजिए, चाहे दूसरे अर्थशास्त्रियों को देख लीजिए, सब इस बात को कह रहे थे कि अगर आपने इस हालात को नहीं संभाला तो चीज़ें और बुरी हो जाएंगी। उनको तो हटाने की भी बात चल रही है सर, कहा जा रहा है कि उनका कार्यकाल है जो, उससे पहले ही वो खुद हट जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उसके पहले अमेरिका में इकोनॉमी को दुरुस्त करना पड़ेगा। और जो हाल में जो फेड रिजर्व की जो बैठक हुई और उसके बाद उनके जो कमेंट आए, उसमें भी उन्होंने जो जेरम पावेल है उन्होंने साफ कहा कि इकोनॉमी की हालत क्या होती है आपके टैरिफ के बाद, उसको देखे बगैर किसी तरह का रेट कट का फैसला उसको देखे बगैर नहीं लिया जा सकता जी। तो जाहिर तौर पर अमेरिका की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। और अब दोनों देश इस चीज़ को समझते हुए दिख रहे हैं कि भाई अगर ग्रोथ करना है, अगर अपने यहाँ इकोनॉमीज को बचाना है तो आपस में समझौता करना पड़ेगा। जी। अब सर लाते हैं इस पिक्चर में भारत को। कहा जा रहा था कि जब यूएस चाइना के बीच में जब ट्रेड वॉर अपने चरम पर था तो भारतीय कंपनियों को बहुत फायदा हुआ था। कहा गया था कि अमेरिका ने कई चीनी सामानों पर टैरिफ लगाया, उसका फायदा ये हुआ कि भारतीय कंपनियां जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गया, इंजीनियरिंग को वहाँ एक्सपोर्ट करने का मौका मिला था। अब वहाँ हमें तो झटका मिल जाएगा सर, वो दोनों तो मिल गए। बिल्कुल, थोड़ा देखिए, अब उसमें कुछ ना कुछ आपको मैन्यूवरिंग करनी पड़ेगी इंडियन एक्सपोर्टर्स को, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। और बहुत सारे हो सकता है जो आपको ऑर्डर मिल रहे हैं, भारत को मिल रहे हैं, वो शायद वापस चीन न जाएं, वो इंडिया को मिले अगर आपके सही तरह से उनको प्रोसेस किया जाता है, उनको डिलीवर किया जाता है। जी। तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा होगा चीन का फिर से रिवाइव होके आना। चाइना +1 पॉलिसी को भी ले आइए सर इस पिक्चर में। तो ये सारी चीज़ें, इनके असर देखिए दिखेंगे अब से कुछ महीने बाद, जब अमेरिका और चीन के संबंध कारोबार के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो वो बहाल होते हुए नजर आएंगे। जब बहाल हो जाएंगे तब ये पता चलेगा कि भारत पर इसका वास्तविक असर पड़ कितना रहा है। जी। अब प्रवीण सर, ट्रम्प साहब के बयान पर भी आपसे कमेंट ले लेते हैं। 4 बार ये कह चुके हैं कि भाई हम बहुत जल्दी कर लेंगे। सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, पीयूष गोयल साहब जब कह रहे थे कि मदर ऑफ ऑल डील्स कर देंगे, खबर बाद में आई कि भारत जो है सबसे पहला देश होगा जो अमेरिका के साथ डील करता हुआ दिखेगा। 4 बार ऐसा ऐलान हो चुका है, अभी भी कहा जा रहा है फर्स्ट फेज की हो जाएगी क्या? राष्ट्रपति ट्रम्प की हाल के वक्त में जो देखा गया, उनकी आदत है कि वो पहले चीज़ों का ऐलान कर देते हैं, वो चीज़ें होती बाद में हैं।
या कई बार नहीं भी होती हैं। अब प्रीएम्प्ट कर लेते हैं क्या? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डील की कगार पे हैं, हो सकता है कि दोनों देश पहुंचे लेकिन इस कगार पे, लेकिन कई मसले ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं दोनों देशों के बीच में अभी भी। जैसे अब क्या, जी, जैसे कि फार्म प्रोडक्ट्स हैं, स्टील एल्यूमिनियम है, बाकी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेके दोनों देशों के बीच में अभी किसी तरह की रजामंदी नहीं है, कम से कम जितना अभी खबरों में आ रहा है। जी, अब क्या वहाँ पे कोई सहमति बन गई है? क्या ट्रंप जो कह रहे हैं बात वो वाकई सही है? क्योंकि भारत की तरफ से इस बात की के लिए कोई पुख्ता ऐसी बात नहीं कही गई कि हम बिल्कुल ट्रेड डील के करीब पहुँच गए हैं। जी, जी। तो क्या पेंच फंस रहा है सर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। यही देखिए, हम लोगों ने इस बात को कल भी डिस्कस किया था और कई सर। बार डिस्कस कर चुके हैं कि खास तौर पे जो फार्म आउटपुट है या एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनको जी। लेके सबसे बड़ी जी, एक समस्या बनी हुई है। उसके अलावा आपका स्टील और एल्यूमिनियम का जो एक्सपोर्ट है उसको लेके भी है, वो अमेरिका ने 25% का जो एडिशनल टैरिफ लगाया है उसको लेके मुश्किलें हैं। क्या फार्म प्रोडक्ट्स पे भारत अमेरिका को रियायत देने के लिए राजी है या कोई रियायत नहीं दी जाएगी, नॉन नेगोशिएबल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में है? ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो भारत की का पक्ष जब तक नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं है। और भारत अब डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पे बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहा। भारत की तरफ से आप देखिए, जी, ट्रंप की एकदम बयान नहीं प्रतिक्रिया आ आई है लेकिन भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बीच में एक बार एक बयान आया था, उसके बाद एस जयशंकर को बोलना पड़ा कि हमारा अभी हमने, जब ट्रंप का ये बयान आया था कि भारत बड़े पैमाने पे ड्यूटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, जीरो ड्यूटीज़ करने के लिए तैयार है, तो डॉक्टर एस जयशंकर को बोलना पड़ा था कि हमारी अभी इस तरह का कोई ऐसी फाइनल डील अमेरिका के साथ नहीं हुई है। और कई खबरें ऐसी भी आई कि भारत अमेरिका के साथ अब कोई एक बड़ी डील करने को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक भी नहीं है। कि उसके पीछे ये कारण है क्या कि जब हमारा जो है अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वहाँ हम लोग प्लस पॉइंट पे हैं, ट्रेड सरप्लस वाला मामला है, उनके पक्ष से ट्रेड डेफिसिट वाला मामला है। झटका तो है भारत के लिए, अगर ट्रेड रुकता है, अगर ट्रेड डील अटकती है तो भारत को झटका तो लगेगा। लेकिन भारत जो जिन प्रोडक्ट्स को लेके जो बेहद संवेदनशील हैं, घरेलू पॉलिटिक्स के लिहाज से हों या किसानों की कमाई के लिहाज से हों, उन पर भारत किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहता। जी, तो ऐसे में हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस लिस्ट से बाहर हो जाएं, हो सकता है एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डील जो है वो हम हाल फिलहाल, क्योंकि भारत की तरफ से हाल फिलहाल में ये नहीं कहा गया कि हम इस साल के आखिर तक या उसके आसपास तक कोई डील कर लेंगे। अब भारत बहुत सधे हुए कदमों से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। जी, जी। अब ऐसे में कोई बहुत जल्द कोई ट्रेड डील का होना मुझको थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। प्रवीण सर, अब द बिगर पिक्चर पर बात करते हैं, ग्लोबल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल के वक्त तक जितना उत्साहित नजर आते थे, अब उतना उत्साह इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी में नजर नहीं आ रहा अमेरिका को लेकर। तो सर उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है, तो चिढ़े हुए हैं क्या, गुस्साए हुए हैं क्या मोदी साहब? गुस्सा या चढ़े होने वाली बात नहीं, लेकिन पॉलिसी का मामला है और देश के पूरे के पूरी इकोनॉमी और लाखों करोड़ों किसानों का मामला। सरकार उसमें किसी तरह की छूट या किसी तरह की सरकार, एक तरह से मैं कहूँ तो, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। जी। अब प्रवीण सर, द ग्लोबल पिक्चर पर बात करते हैं। कहा जा रहा है कि अब अमेरिका और चाइना के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, डील होती हुई नज़र आ रही है। अमेरिका और भारत के बीच में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी डील कर लेंगे। तो जिस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की बात की जा रही थी, जिसके वजह से जो देखिए कमोडिटी मार्केट में, देखिए ग्लोबल मार्केट में देखिए कोहराम मचा हुआ था, अपने पीक से सभी लोग 10 से 20% जो है डाउन पे हैं। कमोडिटी प्राइसेस देखिए तो वो इस साल से, अगर आप बताएंगे, आप बेहतर बता पाएंगे, 25 से 30% तक चढ़ चुके हैं। क्या सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा सर धीरे धीरे, बैक टू नॉर्मल हम लोग पहुँच जाएंगे 2 अप्रैल से पहले वाला? नॉर्मल पहुँच सकते हैं अगले 5 से 6 महीने में। अगले अभी 5 से 6 महीने का वक्त अभी और लगेगा, जहाँ पे कि एक एक चीज़ों को लेके, चाहे चीन के साथ डील हो, अभी फ्रेमवर्क फाइनल हुआ है, फिर उस पर दोनों देशों के दस्तखत हों या दोनों देश उसके लिए तैयार हों, फाइनल हो जाए। जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना था उसको अमेरिका रिकॉल करे कि हम किसी तरह का रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद ये देखा जाए अगले 2-3 महीने की जो चीन से सामानों की आवाजाही है वो बहाल हुई है या नहीं अमेरिका, या दुनिया के दूसरे देशों के साथ जो अमेरिका के ट्रेड ताल्लुकात हैं वो फिर से बहाल हो गए कि नहीं। तो अभी इस पूरी चीज़ में कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है जी। अमेरिका भी, देखिए एक और चीज़ समझने की कोशिश हमको करनी होगी। अमेरिका भी जब इतना आगे बढ़ा है,
रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके पिछले साल से हंगामा कटा हुआ है वहाँ पे, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनके आने से पहले ही कह रहे थे। बिल्कुल, नवंबर में जब ट्रंप ने जीत हासिल की थी तब से इस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि अब अमेरिका को ग्रेट अगेन करना है, और अब अमेरिका किस तरह से, दुनिया जो अमेरिका का खून चूसती थी टैरिफ के मामले में, वहां पे अब अमेरिका उसका बदला कैसे लेगा, कैसे अमेरिका अपने टैरिफ के जरिए खुद को डेवलप करेगा या खुद को ज़्यादा पैसा हासिल करेगा। और ट्रंप ने कई बार कहा कि मुझे $20 बिलियन सिर्फ टैरिफ बढ़ाने से आ जाएंगे, इतना पैसा आ जाएगा। वो अब जब उस रास्ते पे जून तक आए हैं तो अब उसको पूरा का पूरा वापस जाना भी अमेरिका के लिए मुश्किल नहीं है जी। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं चीज़ें इसके मिडिल में सेटल होंगी, बीच में आसपास सेटल होंगी, जो ना वो तस्वीर होगी कि जो 2024 के में नवंबर से पहले थी, ना वो तस्वीर होगी कि कतई आपका कामना किए हुए थे। जो 2 अप्रैल को जो लागू की गई कि हम दुनिया भर पे किसी पे 125%, किसी पे 145% या 50% ऐसे टैरिफ लगाएंगे, तो रास्ता बीच का निकलेगा। एग्जैक्टली। अब इसमें आप अमेरिका की ये जीत मान सकते हैं कि आप 0 टैरिफ ले रहे तो उसकी बजाय आपको 10-15% तो टैरिफ मिल रहा है, और दुनिया इस बात के लिए राजी हो जाएगी यार कारोबार खत्म ही हो जाता, उससे तो अच्छा है चलो 10% टैरिफ दे के भेजें। तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, हम कारोबार के लिहाज से, ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से, हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को सेटल होते हुए अगले 5 से 6 महीने में देख सकते हैं। लेकिन इन पूरे पचड़े के वजह से अगर ग्लोबल इकोनॉमीज कितना सफ़र करती है, इसका एक डेटा आएगा, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में ही OECD का भी रिपोर्ट आई थी सर, ग्लोबल GDP में कहा गया था कि बहुत ज़्यादा गिरावट है, 3.2 से वो घटकर 2.8 के आसपास आ गया था। में वक्त लगेगा, वो संभालने में, वही मैं बात जेरोम पोवेल साहब भी ये बात कहते थे। बिल्कुल, और वो आगे भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगले 6 महीने भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे ग्लोबल इकोनॉमीज के लिहाज से। ठीक है प्रवीण सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट यानी DICGC के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकती है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार इसे 5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। DICGC के तहत अभी बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में कस्टमर्स की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहे। सर मान लीजिए कि किसी डिपॉजिटर का बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट है, अगर बैंक किन्हीं कारणों से बंद हो जाता है तो डिपॉजिटर को क्या 5 लाख रुपए ही बीमा कवर मिलेगा क्या, यानी सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे मोटा मोटी? नहीं, अभी तो 5 लाख रुपए तक का प्रावधान है जो DICGC के जरिए इंश्योर्ड होता है आपका पैसा बैंक में जो जमा है, लेकिन सरकार इसको बढ़ाएगी। इसको लेके पिछले साल से एक गहमा गहमी का माहौल चल रहा है कि बढ़ाया जाना चाहिए 2024 में, कि अगर मिड से हम बात करें तो इस चीज़ की चर्चाएं चल रही हैं। सर इसके पीछे क्या ये कारण है प्रवीण सर कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक वाला मामला देख लीजिए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वाला मामला देख लीजिए, यस बैंक वाला देख लीजिए, लक्ष्मी विलास बैंक का मामला देखिए। नहीं बिल्कुल, अब न्यू इंडिया जो कोऑपरेटिव बैंक का मामला है वो इस साल की शुरुआत में आया, और ये मामला जो डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ाने का, ये पिछले साल से मामला चल रहा है कि सरकार को, रिजर्व बैंक के जो एक डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था, और फिर जब इस साल जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बंद होने की बात आई, वहाँ पे कस्टमर्स की लंबी लाइन लगी, मुश्किलें आई और RBI को बोर्ड पे कब्जा करना पड़ा अपना। उसके बाद से इस चीज़ में बहुत तेज़ रफ्तार आई कि क्या ये 5 लाख रुपए की रकम जो सेफ है आपकी, उसको सीमा को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद कई तरह के बयान आए, सरकार की तरफ से बयान आए कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, हो सकता है इसको बढ़ाया जाए। अब देखना ये होगा कि 5 लाख तक की तो लिमिट है, लेकिन क्या इसको 10 लाख किया जाता है, क्या इसको 12 लाख किया जाता है या 15 लाख किया जाता है, सरकार किस लेवल पे इसको लेके जाएगी जी। इसमें एक एस्पेक्ट इस बात का भी है कि जो वल्नरेबल तबका है, जो ज़्यादा जोखिम के, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक की बात आती है सर, उसके पीछे एक तर्क भी है सर प्रवीण सर, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। देखिए कहा जा रहा है कि DICGC ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 1432 करोड़ के दावों का निपटारा किया, जो सभी कहा जा रहा है कि सहकारी बैंकों से संबंधित थे। इसी टेन्योर में सर 23,880 करोड़ रुपए का प्रीमियम भी इसको प्राप्त हुआ है, और अभी कहा जा रहा है DICGC के रिलेटेड मैं आपको बात बता रहा हूँ 1996 बीमित जो है
बैंक रजिस्टर्ड इसके साथ हैं। अब कहा जा रहा है सर कि आप आंकड़ों से भी देख लीजिए, कोऑपरेटिव बैंकों वाला ही मामला सबसे ज़्यादा है, क्या झोल ज़्यादा वहीं होता है क्या? कोऑपरेटिव बैंकों की बात है, उसके साथ जो वल्नरेबल जो वर्ग है वो आपका गरीब लोगों का है और उसके साथ रिटायर्ड लोगों का है जिनकी कमाई नहीं है जी। ऐसे लोगों की 5 लाख के ऊपर जो रकम जमा है, और इसी को लेकर आरबीआई के जो एक डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने जयपुर में ये बात कही थी कि ऐसे तबके का जो पूरा पैसा जमा है उसको वापस दिया जाना चाहिए, चाहे बैंक डूब जाए या उसमें किसी तरह की और मुश्किल आए। तो क्या इन तबकों के लिए जो ये वर्ग है इसके लिए अलग से प्रावधान किए जाएंगे, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है जी। या सिर्फ और सिर्फ इसको बढ़ा के 8 या 10 या 12 लाख रुपए तक की सीमा की जाएगी? अगर डबल भी सरकार कर देती है, हालांकि 5 से 10 लाख भी कर देती है, तो भी ये लोगों को के लिए एक बड़ी राहत होगी। एक बहुत बड़े तबके को ये जो इंश्योरेंस कवर का डबल होना है ये कवर करता हुआ दिखाई देगा। सर ये तो हुई खबर की बात, अब आपसे डीप एनालिसिस करना चाहेंगे, क्यों कहा जा रहा है सर किस लिमिट को बढ़ाना चाहिए? क्या इसके पीछे ये तर्क है कि आम लोगों की जो आमदनी है वो बढ़ी है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा है, क्या है पूरा मामला सर, ये भी समझिए। नहीं, बिल्कुल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोगों का पैसा बैंकों में जमा जो है उसमें ग्रोथ हुई है अच्छा खासा। अगर आप 2019 से 2024 के बीच में देखेंगे तो लगभग जो बैंकों में डिपॉजिट है उसको अगर आप देखेंगे तो 70% से ज़्यादा का इजाफा है। करीब 2,13,000 करोड़ रुपए के आसपास बैंकों में आम लोगों का डिपॉजिट है। तो वो आखिर में पैसा आम लोगों का है वो बढ़ा है 5 साल में 70-75% बढ़ने का मतलब है कि लोगों की कमाई बढ़ी। लोगों ने बैंक जो फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है उसके बावजूद लोग बैंकों में पैसा तो जमा कर ही रहे हैं। तो उस पैसे को सुरक्षित रखने का, और हमने हाल के वक्त में कई बैंकों में देखा, अभी बिल्कुल हाल में अगर आप बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक में डेरिवेटिव्स के लॉस आए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ जो के जो पोर्टफोलियो है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग वाला मामला था सर। बिल्कुल, उसमें जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो उनका जो पोर्टफोलियो है उसमें अकाउंटिंग को लेके लैप्सेस का मामला सामने आया। तो ऐसी चीजें, और आरबीआई को हरकत में आना पड़ा। आरबीआई ने कहा धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाएंगी, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इस तरह की चीज़ें लोगों के मन में एक डर पैदा करती हैं। जी प्रवीण सर, क्या इसके पीछे दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से हाल फिलहाल में हम देखिए, कल भी सेंट्रल में चर्चा किए थे हम लोग, गोल्ड वाला फ्रॉड वाला मामला देखिए, बैंक्स में फ्रॉड के मामले देखिए, बैंक के कर्मचारी ही देखिए इस करतूत में शामिल रहते हैं, OTP बदल लेते हैं, OTP को सरपास कर देते हैं, फ़ोन नंबर जो अगर आपका हमारा डाला हुआ है उसको बदल कर अपने या अपने रिलेटिव्स का नंबर डालकर बड़े लेवल पर फ्रॉड किया जाता है। क्या इन सब वजह से भी बैंकों को, आरबीआई को ये सोचना चाहिए? घटनाएं हैं, छिटपुट घटनाएं, लेकिन एक फैक्टर तो है सर। हाँ, फैक्टर है, लेकिन ये घटनाएं इतना बड़ा सबब नहीं बनती जिससे कि कोई बैंक डूब जाए। हाँ, तो असली मसला ये है कि कोई बैंक अगर एक स्ट्रक्चरल क्राइसिस का शिकार हो जाता है जहां उसके डूबने का खतरा, जैसा यस बैंक के साथ हुआ। यस बैंक को जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला मामला था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला था, कई तरीके की उसमें प्रैक्टिसेस थी, राणा कपूर को जेल जाना पड़ा, आपका आरबीआई को सुपरसीड करना पड़ा बोर्ड को, फिर एसबीआई के कंसोर्शियम को बैंक में स्टेक लेना पड़ा, और आखिरकार उस बैंक को रिवाइव किया गया सर। लेकिन लंबे वक्त तक वहाँ इन्वेस्टर जो डिपॉजिटर्स हैं वो फंसे रहे उस बैंक में। मॉरेटोरियम लगाया गया कि आप पैसा नहीं निकाल सकते या एक सर्टेन अमाउंट ही निकाल सकते हैं। सेम चीज़ें हमने होती हुई देखी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी। ये घटनाएं ऐसी हैं जहाँ पे कि एक बड़ी क्राइसिस हम इवॉल्व होते हुए देखते हैं, और वहाँ पे रोल शुरू हो जाता है DICGC का जी। अब पैसा फंस गया, पैसा डूब गया, बैंक दे नहीं सकता, अब पैसा कहाँ से आएगा डिपॉजिटर्स का, तब आपका रोल शुरू होता है। ये पैसा प्रवीण सर, मेरे में क्यूरियोसिटी आ रही है, ये पैसा कहाँ से देती है? ये वाला भी पूरा मामला समझाइए। ये पैसा DICGC कैसे? DICGC जो प्रीमियम जिसका आपने जिक्र किया कि 23,000 करोड़ रुपए प्रीमियम लिया गया, ये बैंक प्रीमियम देते हैं। सब बैंक देता है सर? हर बैंक देता है, और उसका एक यूनिफॉर्म नियम है कि हर 1,000 रुपए पे आपका कितना 100 रुपए पर सर, 100 रुपए जमा पर 0.12% तय किया गया है। तो ये प्रीमियम जमा करती है बैंक DICGC को, और जब बैंक डूबता है तो फिर यही पैसा बैंक को दे दिया जाता है। एक कॉर्पस क्रिएट हो गया, अब कोई सर्टेन बैंक डूब गया तो वो पैसा वहां से वहां दिया जाएगा। लेकिन इसको लेके भी आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने एक अहम बात कही थी, और उसको शायद सरकार को साथ में लागू करने पर सोचना चाहिए। जिसमें कोऑपरेटिव बैंकों की आप बात करें कि जो 1300-1400 करोड़ रुपए की
को दिया गया लोगों जी, को, निपटारा तो किया सारा निपटारा किया गया, वो सारा का सारा पैसा जो है सहकारी बैंकों का था। इसका मतलब जिन बैंकों का रिस्क ज़्यादा है उनका प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए। DICGC को दिया जाने वाला पैसा, मतलब उनको हर 100 रुपये पे ज़्यादा उनसे प्रीमियम लिया जाना चाहिए, यानी जो 0.12% वो ज़्यादा बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कई बैंक ऐसे हैं जो कि FD उनके पास आए ज़्यादा डिपॉजिट कलेक्ट करने के लिए, वो अच्छे ऑफर देते हैं या ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं जी। वहाँ पे उनके साथ रिस्क भी बढ़ता है। जब आप ऐसे रिस्कियर प्रोडक्ट उसमें जाते हैं तो फिर आपको उसका प्रीमियम भी ज़्यादा देना होगा, क्योंकि आपके डूबने के आसार भी बढ़ जाते हैं। रिस्क तो बढ़ ये जाता है। बिल्कुल, तो ये बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देखना ये होगा कि क्या 5 लाख से 10 लाख होता है या 12 या 15 लाख करती है। 10 लाख भी अगर सरकार करती थी तो आप ये समझिए कि एक बड़ी राहत डिपॉजिटर्स के लिए होगी। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।